बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 27 मार्च इतवार का दिन, हाँ संडे, छुट्टी का दिन। आप सब लोग, बच्चे भी, बड़े भी, मुलाजमीन भी, मजदूर भी खुश होंगे कि आज आराम करने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर नए प्रोग्राम के साथ पेश खिदमत है। सुबह की बेहतरीन समय में, खूबसूरत वक्त में मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, पिछली किस्त में हम पहुंच गए थे तारीख़ हिंदुस्तान के लिहाज से अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म के दौर तक। यूनानी फातह, ये यूरोप का सबसे बड़ा फातह तारीख में साबित हुआ है, जिसे आज भी तारीखदान मानते हैं, दुरुस्त तस्लीम करते हैं और बजा तौर पर कहते हैं, इसलिए कि उसके इतनी कम उम्री में 20 साल की उम्र में उसने ये सारा कुछ किया। 18 साल की उम्र में बादशाह बना, 20 साल की उम्र में ये काम कर लिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 367 यानी 367 ईयर्स। बाज़ किताबों में ये लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर किताबों में लिखा हुआ है 327 साल पहले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 327 साल पहले इसने को सुलेमान के ज़रिए दर्रा खैबर को क्रॉस करते हुए यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारा अपना देश पंजाब, यहाँ पे इसने हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी। अपनी बहुत ताकतवर, तजर्बाकार और जदीद जंगी हथियारों से लैस फौज के साथ लश्कर कशी कर दी। यहाँ का राजा या बादशाह था पोरस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, पोरस ने इसका मुकाबला करने का सोचा जी, इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सिकंदर का ना, क्योंकि वो तो यूरोप से उठ के आया था, इनका हमसाया था ही नहीं ना। इन्होंने उसके बारे में कोई अंदाजा, क्याफा कुछ भी नहीं था। इन्होंने समझा कि ये भी आम जंगों जैसी एक जंग होगी और हम आसानी से इस पे काबू पा लेंगे। ये परदेसी है, तीसरे बर्रे आजम से उठकर आया है और हम लोग मकामी हैं, यहाँ से हमसे ये कैसे जीत सकता है। लेकिन पोरस के अंदाजे और क्याफे सरासर गलत साबित हुए, मिट्टी का, रेत की दीवार साबित हुए। कि उसने कुछ ही दिनों के बाद दरियाए जेहलम पर आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला किया पोरस का, सिकंदर आजम ने, और वहां पे गुमसान का रन पड़ा, इंतहाई कत्लो गारत गरी हुई और बिल आखिर सिकंदर आजम ने इस पर काबू पा लिया। सिकंदर आजम ने मलिया मेट करके रख दिया पोरस की फौज को, और उसने फिर वो तो अपने पूरे साजो सामान और जंगी फौज से, जंग फौज भी वो जो चुनकर लेकर के आया था अपने मुल्क से, और हथियार जदीद थे उनके पास लड़ाई के। और ये वाकया है 327 साल कबल मसीह का, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 327 साल पहले की बात है। ये बुद्ध मत का और जैन मत का जमाना है। दोबारा नोट फरमा ले, आपको याद दहानी करा दूं, ये जहन में रहे कि हिंदुस्तान की तारीख हम पढ़ रहे हैं, ये बुद्ध मत का जमाना था। उससे पहले के जमाने छोड़कर बुद्ध मत और जैन मत को हम डिस्कस कर रहे थे। वहां पे ये ज़िमनी तौर पर एक वाक़या आया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिकंदर आजम का। जी, सुबह के वक्त अगले ही दिन पोरस को जंगी कैदी बनाकर हथकड़ियों में जकड़कर बादशाह सलामत यानी सिकंदर आजम के हुजूर उनके खैमे में पेश किया गया। सिकंदर आजम ने कहा, नशे की हालत में धुत, जवानी का नशा, फौज का नशा और फतह का नशा। उसने कहा, बोलो पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अच्छा, पोरस ने एक, पता नहीं कैसे उसके जहन में एक तारीखी फिक्रा, जो आज भी तारीख की किताबों में बहुत मशहूर व मारूफ है, वो सेंटेंस, फिक्रा। पोरस ने कहा, आप भी बादशाह हैं और मैं भी बादशाह था, मेरे साथ आप वही सलूक करें जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। ये जवाब बड़ा पसंद आया सिकंदर आजम को।
अच्छे मूड में था, उसने न सिर्फ इसकी जान बख्शी कर दी बल्कि इसकी ममलिकत भी इसे वापस कर दी, इसके इलाके को भी, इसकी हुकूमत को भी बहाल कर दिया। और बैठकर कुछ दिन यहीं पे पंजाब में आराम करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब हमें दरियाए गंगा की तरफ यानी मशरकी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हमने वो इलाका फतह कर लिया तो पूरे का पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा। और बात उनका, अंदाजा उनका, प्लानिंग उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने रात को बैठकर नक्शे भी बनाए, प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की। और सुबह जब उसने अपने जर्नैलों को जमा किया, सिकंदर आजम ने अपने खैमे में बुलाया और उनको अपनी प्लानिंग से आगाह किया, तो तमाम जर्नैलों ने यक ज़बान होकर एक बात कही। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, दिलो जान के साथ हम सब आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, मगर हमारी फौजों को अपनी फैमिली से बिछड़े हुए 6-7 साल का अरसा हो गया है। इतने दिन अब इनके घर वाले भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं, और इनको भी नहीं पता, ये भी इतने फिक्रमंद हैं उनके बारे में कि कोई खत पत्र तो उस वक्त था ही नहीं, कोई डाक का सिलसिला ही नहीं था। ये भी उदास हुए हुए हैं, वापस जाना चाहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश और सिफारिश ये है कि फिलहाल इस इरादे को मुलतवी कर दिया जाए, बाद में किसी वक्त इस मिशन पर काम कर लेंगे, मगर सरे दस्त वापस एक दफा जाना जरूरी है। सिकंदर आजम को फौरी तौर पर यह जवाब बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने ठंडे दिलो दिमाग के साथ रात को अपने खेमे में बैठकर इस पे गौर हौज किया, तो उसने इसे सच जाना, इसे दुरुस्त जाना, इस हकीकत को उसके दिलो दिमाग ने तस्लीम कर लिया कि इस वक्त सारी फौज का मोरल डाउन हुआ है और मजीद आगे बढ़ना, और आगे भी इतना बढ़ना कि हो सकता है 4 साल और लग जाए हमें, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते फौजी, इतना लंबा अरसा घर से और फैमिली से दूर रहना, वतन से बाहर रहना। एक दफा हमें वापस जाना चाहिए। वापसी का सफर शुरू हुआ जी। वापसी का सफर जब शुरू होता है तो वापस ये अफगानिस्तान से फिर ईरान से होते हुए वापस जा रहे थे अपने यूनान की तरफ, यानी जिसे अब ग्रीस कहते हैं अंग्रेजी में, यूनान की तरफ। उससे पहले एक जगह है बाख्तर। बाख्तर, अच्छा बाख्तर क्या है? वो इलाका जिसे मैंने आपको बताया था आर्यन कौम का आबाई मुल्क तुर्कस्तान, इसे यूनानी जबान में बाख्तर कहते हैं। तुर्कस्तान को यूनानी जबान में कहते हैं बाख्तर। जब ये बाख्तर में पहुंचता है उस वक्त इसकी उम्र 28 साल थी। अब बताएं कि इस बालग, इस नौजवानी की उम्र में इसको वहां से सफर के दौरान बुखार हुआ, बहुत दिन ये बीमारी की हालत में, लेकिन बुखार ने जान नहीं छोड़ी। जो इनके साथ तबीब थे, डॉक्टर थे, हकीम थे, सब ने अपने अपना जोर लगा लिया, मगर ये जांबर ना हो सका। और यूं सिकंदर आजम, यूरोपी सबसे बड़ा फातेह जो था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, वफात पा गया, हलाक हो गया, वो अपनी तबई कुदरती मौत मरा। अब जब ये खबर पहुंची वापस यूनान में कि सिकंदर साहब तो गए, तो वहां पे क्या हुआ कि अभी तक इन्होंने, सिकंदर ने अपना जानशी मुकर्रर नहीं किया हुआ था बादशाह सलामत ने। उसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी ये 18 साल की उम्र में तो खुद बादशाह बने हैं और 20 साल की उम्र में वहां से निकल पड़े। ये कोई उम्र तो नहीं थी ना, उम्र के उस हिस्से में नहीं थे जहां जानशीन की जरूरत पड़ती हो। और फिर ये एज ही ऐसी है कि लापरवाही। खैर, जो जर्नैल थे फौजी वहां पे, उन्होंने अपनी रियासतें, अपने इलाके आपस में डिवाइड कर लिए और उन पे अलहदा अलहदा हुकूमतें कायम कर ली जर्नैलों ने।
सबसे बड़ा जो इलाका था वो हिस्से में आया लोकस के। जर्नैल था एक उसकी फौज का, उसका नाम था लॉकस। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, LOCUS। ये साहब थे इनकी फौज के कमांडर इन चीफ। इन्होंने सिकंदर आजम की गैर मौजूदगी में, बल्कि उनकी वफात की खबर सुनने के बाद, यूनान का जो खासा बड़ा हिस्सा था उसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। बाद छोटे छोटे इलाके इन्होंने आपसी लड़ाइयों से बचने के लिए दूसरे जर्नैलों में तकसीम कर दिए और खुद बहुत बड़े इलाके पर काबज हुआ। अच्छा, लॉकस ने फिर सोचा, उसके वजीरों सफीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, हिंदुस्तानी पंजाब जो ममलिकत है, पंजाब देश, वो हमारी विरासत है, वो भी हमारा मुल्क है, उसकी तरफ रुख करें, वहां जाके पता करें और वहां पे हम और राजा पोरस को जा बख्शी करके आए हुए हैं, वो हमें बखुशी तस्लीम कर लेगा। लेकिन लोकस जब अपनी फौज के साथ इसी रास्ते दर्रा खैबर के जरिए फिर से पंजाब में दाखिल हुआ तो यहाँ के हालात यकसर बदल चुके थे। उसे हैरत ये हुई कि यहाँ पे पोरस की शिकस्त के बाद, राजा पोरस की शिकस्त पसपा होने के बाद, मगध के राजा ने पंजाब पर फौज कशी, लश्कर कशी करके अपना कब्जा कर लिया हुआ था और मगध यूं बहुत बड़ी रियासत बन चुकी थी, ताकतवर फौज भी थी। और लोकस अपनी फौज के साथ जब एंटर हुआ और इसने अपनी मुखालिफ फौज पर नजर डाली, हालात देखे, तो इसने लड़ने की बजाय सुलह सफाई करने को तरजीह दी। इसने मगध के राजा के साथ सुलह कर ली और उनके साथ कुछ दिन उनके पास मेहमान के तौर पर इनकी फौजें रहीं। बाद में जब ये वापस रवाना हुए तो इन्होंने, लोकस साहब ने 50 हाथी वसूल किए, बेहतरीन नस्ल के। मगध के राजा ने जो इनको तोहफे के तौर पर 50 हाथी दिए, वो बड़ी सुथरी और आला नस्ल के किस्म के हाथी थे। अब बादशाह सलामत जो लोकस थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी मगध के राजा से कर दी और अपनी बेटी को उसके साथ निकाह करके उसके साथ ब्याह कर मगध के राजा के साथ खुद रखते सफर बांधा, वापसी का इरादा किया। और इसका जो पंजाब का कैपिटल सिटी था, सदर मुकाम या दारुल हुकूमत था, वो पटना था, पटना। अब तो खैर लाहौर है ना, और वैसे भी ये पंजाब पूरा नहीं है, बटा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। उस वक्त ये सारा एक ही था, बहुत बड़ा मुल्क था और इसका जो कैपिटल सिटी था वो था पटना। जी, ये था इसका दारुल हुकूमत। यहां पे इसने अपना सफीर छोड़ा, लोकस ने अपना एम्बेसडर मुकर्रर किया। हालांकि मगध के राजा के साथ ये सुसरदामाद भी बन चुके थे, इसके बावजूद इन्होंने मुनासिब समझा कि यहाँ पे अपना एक एम्बेसडर छोड़ के, एम्बेसी खोल के जाते हैं। अच्छा, इनका जो एम्बेसडर जो यहाँ पे मुकर्रर हुआ, वो उसका नाम था मेगास्थेन। मेगास्थेन्स, ये था जी इसके एम्बेसडर का नाम, सफीर का नाम, जो इन्होंने पटना के मुकाम पर इसे बतौर एम्बेसडर नामजद किया और वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए। वहां पर जब जाते हैं तो वापस अपने मुल्क में जाके हुकूमत करना शुरू कर देते हैं, यूनान में। अच्छा, यहाँ की जो बाकी किताबें हैं ना यूनानियों की, उस वक्त की, उस दौर की,
यूनान हुकूमत जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का सिकंदर आजम जहाँ यहाँ तशरीफ लाए ना, लश्कर कशी करी, उनके साथ उलामा का, फौजाला का और एक यूं कहें कि पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रोह यहाँ पे आया। इंतहाई आलम और फाजल किस्म के लोग भी इनके साथ आए। उन्होंने हिंदुस्तान में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसको अपनी किताबों में तहरीर किया। कोशिश के बावजूद भी आजकल वो किताबें अवेलेबल नहीं हैं जो उन्होंने यूनानी कौम ने यहाँ पे आकर लिखी थी, मगर उनमें से नकल किए हुए बाज वाकयात आज भी तारीख की बाज किताबों में मिलते हैं। उनके इक्तबासात, उनकी किताबों के कुछ हिस्से। और ये जो मेगास्थेन साहब थे जो यहाँ पे बतौर एम्बेसडर मुकर्रर हुए और 20 साल तक, मोर देन 20 years उनका यहाँ पे स्टे रहा एज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीस। उन्होंने खुद एक लंबा अरसा यानी ओवर 20 years यहाँ पे स्टे के साथ तारीख लिखी हिंदुस्तान की। अच्छा, वो किताब भी पूरी तरह से अब अवेलेबल नहीं है, उसका भी जो बड़ा हिस्सा है वो गायब हो चुका है। तकरीबन 30% मैक्सिमम होगी जो अवेलेबल है, और वो भी खस्ता हाली में। उन किताबों में, या जो एम्बेसडर साहब थे इनकी किताबों में, इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ मालूमात लिखी हैं उस दौर की, यानी बुद्ध मत के दौर की, मगध की रियासत, मुल्क की, मुमलिकत के बारे में इन्होंने बोला है कि यहाँ 2 किस्म के कौमें थीं, 2 किस्म के गिरोह थे। सबसे बड़ा गिरोह था जो चिट्टे गोरे और लंबे दराज कद लोग थे, ये वही आर्यन कौमी थी। ये आला नस्ल और आला हसब नसब के लोग जाने जाते थे। ये शान शौकत के लिहाज से, रुतबे और मर्तबे के लिहाज से आला गिने जाते थे। और एक दूसरी कौम थी जो रंग के काले और कोता कद यानी छोटे कद के थे, वो या तो धरावड़ थे या फिर दूसरी दीगर अकवाम, छोटी मोटी मंगोल वगैरह, तारानी और तुरानी वगैरह या तातारी वगैरह, इस तरह के लोग थे। ये 2 धड़े थे मेन। ये यूनानियों ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। और ये उन्होंने खास जो चीदा बातें मुझे मिली है, उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पे लोग घरों को ताले नहीं लगाते थे उस वक्त, इसलिए कि चोरी चकारी डकैती का कोई नामो निशान नहीं था। और दूसरी बड़ी बात, स्लेवरी यानी गुलामी का रवाज नहीं था। गुलाम रखने और रखाने का, रहने का कोई रिवाज नहीं था। लोग निस्बतन खुशहाल थे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो कमाई कर लेते थे। अदालती निज़ाम अव्वल तो था नहीं, और जहाँ पे था भी वो भी काजी हजरात या जज हजरात हाथ पे हाथ धरकर वेले बैठे रहते थे, इसलिए कि शायद नादर ही कोई आके नालिश करता यानी मुकदमा दायर करता, इसलिए कि जराइम यहाँ पे ना होने के बराबर थे। लोगों का जरिया माश ज्यादातर खेती बाड़ी था, या उसके बाद ये कपड़ा बनाने का काम, या खुश्क मेवाजात की एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये यूनानियों की किताबों से हमें मिलता है। ये हिंदुस्तान का जो नक्शा उन्होंने बताया है उसके बारे में ये थोड़ी सी बहुत तफसीलात मेरे पास थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। जी, मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट करके, मतलब दरिया को कूजे में बंद करके आज ख़त्म करें इसे। कल हमने आगे बढ़ना है, तारीख को लेके यहीं नहीं बैठे रहना। अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, एक फारसी का मुहावरा है, हनूज दिल्ली दूरस्त। हिंदुस्तान की तारीख अभी बहुत बड़ी है, कदीम हिंदुस्तान की, जो हमने देखना है, डिस्कस करना है, शेयर करना है। जो खास चीज़ें मैंने सिकंदर आजम और इसका हमला, इसकी फौज और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, नतायज थे उसकी लश्कर कशी के, वो मुख्तसरन मैंने जल्दी आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई नुक्ता आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपकी अगले दिन उसकी तफसील बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा
तो वो फिर बात फिर वही कि 15-20 दिन लग जाएंगे। और हमने इसे यहीं पे क्लोज करना मुनासिब समझा है, ताकि आगे बढ़े और बढ़ते ही जाएं, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी है, यही जिंदगी है जी। आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, बड़ा बड़ा बेहतरीन सेगमेंट, आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज क्या बताने जा रहा हूं मैं, ये रहा। आज का लफ्ज बड़ा बेहतरीन है जी। ये है जी, क्या लिखा है मैंने, बादाम। बादाम किसे कहते हैं? बादाम हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि पूरे एशिया में कहते हैं, बादाम कहते हैं एक ड्राई फ्रूट को। खुश्क मेवे का नाम बादाम है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये लफ्ज निकला और बना कैसे, ये इसकी असल शक्ल क्या थी। ये फारसी का कदीम फारसी का लफ्ज है बादामा। बादामा ये है असल लफ्ज फारसी का, कदीम फारसी का, बादामा। और बादामा फारसी में कहते हैं हर उस चीज को जिसकी शक्ल बैजवी हो। बैजवी मतलब अंडे की शक्ल, जैसे मुर्गी का अंडा नहीं होता, इस शक्ल की कोई भी चीज हो उसे कहते हैं ये बादामा है। और बादाम की, क्योंकि इस ड्राई फ्रूट की शक्लो सूरत जो है, बनावट जो है, वो बिल्कुल बैजवी है, अंडे के जैसी है, इसलिए हमने इसे बादाम कहना शुरू कर दिया। यहाँ पाको हिंद या बर्रे सगीर एशिया में बहुत बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है, बर्रे आज़म एशिया जी। तो आज के प्रोग्राम का तीसरा और बेहतरीन सेगमेंट, आज की बात। आज की बात क्या करूं आपसे? आज की बात यह है कि हुजूर कोशिश किया करें, सदका और खैरात करना बहुत आला दर्जे की नेकी है। कहते हैं सदका 70 बलाओं को खा जाता है, उसी तरह से जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। सदका और खैरात मुसीबतों बलाओं और मुश्किलों को खा जाता है, बीमारियों को टाल देता है, बुरे वक्त को रोक देता है। ये करना चाहिए, मगर जब किसी को, किसी हकदार को सदका और खैरात दे रहे हों तो उसे अदब के साथ और आजिज़ी और इनकसारी के साथ पेश करें। ये मत सोचें कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, बल्कि ये समझें, आपके जहन में ये होना चाहिए कि इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से और अल्लाह की दी हुई तौफीक की वजह से मैं अपनी आखिरत संवार रहा हूं, अपना भला कर रहा हूं, इसका नहीं कर रहा। उसे कभी हकारत की नजर से न देखें सामने वाले को, इसलिए कि एक मुझे बेहतरीन खूबसूरत शेर अभी अभी ज़हन में आ गया, सुन लें। शेर इस तरह से है कि फैले हुए हाथों को हकारत से न देख, फैले हुए हाथों को हकारत से न देख, हर शख्स की चौखट पे गदागर नहीं होते। ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है, अल्लाह की हुई तकसीम है कि आपको सदका देने वाला और उसको सदका लेने वाला बना दिया। वो कभी भी किसी भी वक्त ये नक्शा बिल्कुल पलट भी सकता है। उसे किसी हैवी मशीनरी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना कहेगा कुन और फयाकून, हो जाएगा। फिर क्या है कि तख्त से तख्ते पर पहुंचते हुए देर नहीं लगा करती। मेरी बात को, मेरी रिक्वेस्ट को जरा सोचिएगा जी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगर मैं
अपने सियाने बाबा जी की बात ना करूं तो प्रोग्राम खत्म करने का मजा नहीं आता। सियाने बाबा जी के पास में गया, मुझे कहते हैं पुत्र एक बात बताओ। मैंने कहा जी बाबा जी पूछें। बाबा जी कहते हैं मैंने तो सुना हुआ है, तुमने भी सुना होगा कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मैंने कहा जी बनते हैं, ऐसा ही सुना है। तो कहते हैं कामयाब जोड़ा जो मैंने दुनिया में सारी जिंदगी में देखा है, कामयाब जोड़ा वो सिर्फ एक होता है। मैंने कहा जी वो कौन सा? कहते हैं कि जी जुराबों का जोड़ा, जो एक के बगैर दूसरा मुकम्मल नहीं होता। बाकी आप खुद से आने हैं। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे मेरी बात को। अल्लाह सोना आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम सब का अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।